अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह का हमेशा शुक्र करना चाहिए, हर चीज़ उसने हमें तोहफे में दे दी। मियाँ बीवी का रिश्ता, माँ बाप, बहन भाई और खूबसूरत रिश्ते और बेशबहा नेमतें। यस, फ्री हवा, फ्रेश हवा, अल्लाह पाक में उससे कोई मिलावट नहीं की। लो, सांस लो, मैंने तुम्हें ये दे दी तोहफे में, इसके कोई चार्जेस नहीं है। जाओ ऑक्सीजन लगाओ, कीमत अदा करो। ये आसमान, ये फिजा मैंने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दी। फिर आ जाएं आप, ये आंखों में हरियाली, ये रंगीनियाँ, ये सायादार दरख्त, ये बेइंतहा दरख्त, ये मौसम के हिसाब से पौधे, ये नेमतें मैंने तुम्हें अता की ताकि तुम अपने अंदर तवानाई पाओ। ये जमीन, हाँ ये जमीन, ये मट्टी जिससे तुम बने हो और इसी में तुम फना हो जाओगे, इसकी कीमत तुम अदा नहीं कर सकते। इस मट्टी के लिए झगड़ा है, इस जमीन के लिए सरहदें तकसीम हो जाती हैं। तुम नहीं कदर करते इस जमीन की, इस जमीन की कदर नहीं करोगे तो जमीन तुम्हारे पाँव के नीचे से निकल जाएगी। इस जमीन ने अपने सीने में दफना दिया तुम्हारे जुल्म। दरख्तों को तुम काटते हो, फिजा को तुमने आलूदा कर दिया दरख्त काट के, और ब्लेम हो गया इस जमीन पर। जमीन चीखती है, पुकारती है, चिंगारती है कि तुम इस पे ऐसे तन के चलते हो, पैदा इसी मट्टी से हुए और इसी में तुमने आना है, भूलो मत। इस जमीन में प्लांटेशन होती है, दरख्त लगते हैं, फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं। तुम्हें मैं बहुत सारी नेमतें देती हूँ। आज के दौर में आप किसी से इतना सा कुछ ख्याल करते हैं तो आप रिटर्न की उम्मीद करते हैं। ये ज़मीन हमसे कुछ नहीं मांगती, कहती है मेरा ख्याल करो। इस मट्टी और ज़मीन के ऊपर से दरिया बहते हैं, आप सारे पहाड़ों से निकलती हैं और पहाड़ ज़मीन पे खड़े हैं। ज़मीन निकल जाए तो पहाड़ रेजा रेजा होकर ऊपर चले जाए। इस जमीन ने अपने ऊपर दरख्त खड़े कर दिए, इस जमीन पर दरिया, नहरें, समंदर बह गए। अरे तुमने इस जमीन और मट्टी की कदर नहीं की। इसके ऊपर चंद कतरे बूंदे और खुशबू, जब आप यूं यार आज बारिश हुई है तो ऐसी खुशी होती है आपको एक। अच्छा, उसके अंदर हमारे अंदर से अगर वो खुशबू आप महसूस करते हैं, सूंघते हैं ना, चिकनी मिट्टी की जब बारिश गिरती है, उसके अंदर डोपामिन हमारे मैं कहूँगी कि कुछ ख़ास वो निकलता है जिसकी वजह से हमें अच्छा महसूस होता है। अब मुझे ये समझ में नहीं आती कि हम आने वाली नस्लों को दे क्या रहे। हमने उन नस्लों से तो ले लिया जो गांव देहात में रहते थे, जिन्होंने ज़मीन पे सिर्फ चलना सीखा। ना धुआं था, ना गाड़ियाँ थी, ना बाइकें थी, ना कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो हमें ये ज़मीन दे दी, उन्होंने दरख्त से भरपूर ज़मीन दी, उन्होंने साफ सुथरा पानी दिया। जिस पानी में हम गुजर के शफ़ा पानी में जाते थे, आज उसमें सीवरेज की लाइनें डाल दी गई। मेरी वालदा कहती थी हमारे इधर एक बड़ी यहाँ पर दरिया था, नहर थी, आज वो नाला है। नाला कहते हो, गुज्जर नाला, फलाना नाला, ये वो। हमने इनको नाले में डाल दिया और नाले में डाल दिए कचरे, और आप दे रहे हैं अपने बच्चों को पॉइजन। एक वक्त होगा आपने अपने बच्चों के घर में बहुत सारे ऑक्सीजन मास्क रखे होंगे। एक होता है ना सिर्फ पेपर कपड़े का मास्क, एक दिन होगा सांस लेने का ऑक्सीजन। पर बच्चों से आप कहेंगे बेटा नाश्ता कर लिया, ऑक्सीजन मास्क रख लिया। डरे उस वक्त से, सूरज की तपिश हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सोच लें कि ये तपिश, क्योंकि ज़मीन में इतनी सारी पॉलिथीन आपने डाल दी है, ज़मीन को इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, इतनी बिल्डिंगें बना दी हैं, इतनी तबाही मचा दी है। इस तबाही की जिम्मेदार मैं हूँ।
आप सोचे थे मैं आपको कहूँगी? नहीं, इस जिम्मेदार मैं हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती, आपको बुरा लग जाएगा। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डिफरेंट सेगमेंट्स आपके साथ किए जाते हैं, ऑफ कोर्स अवेयरनेस के लिए डिस्कशन होती है, बी प्रैक्टिकल। मेरी पूरी कोशिश होती है कि टॉक से बेहतर है बी प्रैक्टिकल, कुछ काम हो, ऑन एयर भी हो और वो लोग यहाँ पर आए जो वाकई में बी प्रैक्टिकल, सिर्फ टॉक नहीं करते, सेमिनार ही नहीं करते, लोगों के साथ सिर्फ फोटो सेशन नहीं करते, ग्राउंड पर खेलते हैं। और ग्राउंड पे भी प्रैक्टिकल आना हर किसी की बस की बात नहीं है। कड़ी धूप झेलनी पड़ती है, लोगों की तलखियाँ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ज़रा एफर्ट करने पड़ते हैं, अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ता है, तब जाके भी प्रैक्टिकल कुछ प्रेजेंट करते हैं। बातों से तो बहुत कुछ हो जाता है, हम लोग बातें करते हैं, हमारा मुल्क सिर्फ गुफ्तगू करता है, ऐसा है? ऐसा नहीं, हरगिज़ नहीं ऐसा। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान में भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और माशाल्लाह ग्राउंड पर उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है। और बहुत सारे दिन, क्या हम दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए केक काटते हैं, बच्चों को गैदर करते हैं, फोटो सेशन करते हैं, सेल्फियाँ, ऐसा कुछ नहीं। हमें बहुत कुछ अपनी नस्लों के लिए करना है। यस, आपने देखा होगा, मैं नहीं चाहती कि सिर्फ एक वुमेन डे, मदर डे और इन डेज को, या एनवायरनमेंट डे, अर्थ डे, फलाना डे, ये सब हम सिर्फ डे को ही समझ लें, लेकिन ये देखें कि इतने सालों में वो किस मकाम तक वो दिन पहुंचा है। थैलेसीमिया डे अच्छी बात है, हम आने वाली नस्लों को बता रहे हैं, लेकिन करके क्या दिखा रहे हैं। आज हम स्पेशल सेगमेंट कर रहे हैं, हम अपनी ज़मीन पर बात करें, एनवायरनमेंट पर बात कर रहे हैं। और इंट्रो में भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि हमारी ज़मीन के साथ हम क्या तबाहियाँ मचा रहे हैं। लेट्स सी, हमें इस वक्त KPK की बात नहीं करूँगी, लाहौर की बात नहीं करूँगी, पंजाब की बात नहीं करूँगी, इस वक्त मैं सिंध की बात करूँगी, कराची की बात करूँगी, क्योंकि इस वक्त सख्त ज़रूरत है हमारे बच्चों को, आने वाली नस्लों को। अगर हमने अभी भी कराची को सीरियस नहीं लिया, सिंध को सीरियस नहीं लिया, तो सोच लें जगह जगह आपको तबाही ही नज़र आएगी। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ अपने मेहमानों से। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे हैं वो हमारे एनवायरनमेंट पे बात करें, ज़मीन पे बात करें, दरख्तों पे बात करें। तो लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ मेहमान तशरीफ़ रखते हैं। उमैरा हाशमी सोशल एक्टिविस्ट हैं और क्लाइमेट चेंज एजुकेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैरा, कैसे हो? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करो, बहुत मैंने देखा आपका वर्क और एक्टिव रहते हो माशाल्लाह, और मैं आपसे बहुत सारी गुफ्तगू करूँगी। थैंक्स फॉर कमिंग, बीइंग ऑन द शो। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। और मेरे इस हाथ पर मेरे बड़े मेरे भाई, मतलब पिछले मैं कहूँगी 3 साल से जो मॉर्निंग शो कंडक्ट करी, उसमें कई बार आके इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन की डिफरेंट अंदाज में बताया कि वो अब किस तरह काम कर रहे हैं, डिफरेंट जगहों को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो मशहूर हैं ट्री मैन ऑफ प्लांट्स के नाम से, ऐसा ही है।
ओके, शहरोज सिराज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत कोई से। कुछ पत्ते शत्ते लगा के बैठ जाते हैं। ऐसे ही लग रहा है मुझे आने वाले दरख्त लेके बैठ जाते हैं। इनका नाम ट्री मैन ऑफ प्लांट के नाम से बड़ा फेमस है। अच्छा जी, इनके बराबर में बड़े प्यारे से भाई हमारे मौजूद हैं और वो भी मेरे बहुत सारे मॉर्निंग शो को कंडक्ट कर चुके हैं। अब्दुल बासित, बड़ा मुश्किल आपका है जी, बताइए। पतंगिया। पतंगिया, हाँ पतंगिया, जरा सा मैंने कहा कुछ को पतंग ना उड़ा दूं मैं। अब्दुल बासित पतंगिया मेरे साथ मौजूद है। अच्छा जी, ये है दरख्त वेलफेयर पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं बासित साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप तो बिल्कुल दरख्त के करीब हैं, ज्यादा ऑक्सीजन आप लेंगे, हमें बिल्कुल। थोड़ी मिल रही है। वाकई में हकीकत कहते हैं कि ये तो कहावत है कि रात को दरख्त के पास नहीं जाओ, जिन आपके आशिक हो जाएंगे। ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एग्जॉस्ट हम जो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर हम एग्जिस्ट करते हैं, तो रात को वो ऑक्सीडेशन जो चल रही होती है प्रोसीजर, तो इसीलिए वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड रात को निकालते हैं, जिसकी वजह से हमें मना किया जाता है अगर ये साइंटिफिक बात करूँ। लेट्स सी, मैं सबसे पहले ज़रा ऑफ कोर्स शहरोज़ की तरफ जाऊंगी। और दुनिया में आलमी माहौलियाती डे को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ज़रा हम आगे चलते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग विद वीनस तमाम तरह के जो भी इवेंट्स हों या जो भी एक सिचुएशन चल रही होती है, हम उस तरह के प्रोग्राम हम आपके साथ कंडक्ट करते हैं ताकि हम हमारे साथ कम्युनिकेशन में रहें। PTCL नंबर शहजाद भाई ज़रा सा प्ले कीजिएगा, अगर हमारे साथ कोई बात करना चाहे तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। शहरोज, आप क्या कहोगे? इंट्रो भी आपने देखा, मैंने कुछ बात की, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और उसके बाद जैसे अभी आपने कहा ना कि हम हर डे बनाते हैं, लेकिन हम देते हैं क्या उसके नतीजे में, तो मैं यही कहूँगा कि 5 जून इन्वायरमेंट डे के हवाले से पूरे दुनिया भर में मनाया जाता है ना। तो मैं कहता हूँ कि इन्वायरमेंट डे वो डे है जो हर दिन मनाया जाए। हर दिन हमारा इन्वायरमेंट डे है। हमें हर दिन अपने गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखना है। हमें अपने हर दिन जो है अपने घर पे, अपने घर के बाहर दरख्त लगाना है, अपने गली मोहल्लों को सजाना है। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि माहौलियाती तब्दीली से हम महफूज बना सकें। अभी आपने प्रोग्राम के शुरू में ही बात की कि हमारे इलाके में पहले नदी गुजरा करती थी, अब वो नाले में तब्दील हो गई है। और जिस तरीके से आप कराची शहर का दर्जा हरारत देख सकती हैं किस तरह दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, तो इस दर्जा हरारत को मैं और आप रोक नहीं सकते, ये हकीकत है। पर इस दर्जा हरारत के अंदर हम अपने गली के बाहर से गुजरने वाले को साया दे सकते हैं अपने घर के आगे दरख्त लगा के। माजी के अंदर 90s के अंदर कराची शहर के अंदर आपने देखा है कि हरे भरे दरख्त हुआ करते थे। हर घर के आगे एक आम का, अमरूद का दरख्त होता था, परिंदे होते थे, कोयल हमारे अपने बुलबुल, घर में नीम का दरख्त था, बिल्कुल कोयल जामुन बुलबुल का मैना पेड़ था बहुत ही। हरे उसमें आते थे। फिर जब शहर ने तरक्की की तो हमने क्या किया, हम कार लेकर आगे हमने दरख्तों को काट दिया। हाय अल्लाह, जब दरख्तों को काटा, कुदरत से छेड़छाड़ की, तो उसका नतीजा ये है कि पूरे सर्दियों में बारिश नहीं हुई। हाँ जब बारिश नहीं हुई तो आप देख सकती हैं कि हमारे जहन में बारिश नहीं हुई तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा जो आपका ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे। इससे ये होगा कि बीमारियां जो हैं शहर में बढ़ना शुरू हो गई। इससे ये होगा कि आपके एयर पोल्यूशन जो है दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा बिल्कुल है। ऐसे। कराची शहर का एयर पोल्यूशन ऐसा हो गया है कि यहाँ पर ज़िंदगी गुजारने वालों की जो उम्रें हैं 7 साल कम हो गई हैं। तो शिकवाए जुल्मत से बेहतर है अपने हिस्से की क्षमा जलाएं। हम आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप रोड बना दें अपने इलाके के, हम आपसे नहीं कह रहे हैं पूरे शहर का कचरा उठा लें, पर हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी आपकी ओनरशिप लें, अपने घर से कचरा कम करें और अपने घर के आगे एक दरख्त लगा दें। बेहतरीन। अच्छा, एक चीज़ है, इन्होंने बड़ी प्यारी बात कही, बाकी बातें भी अच्छी। नेचर के साथ छेड़छाड़ करना ये हमारे लिए डिज़ास्टर लेकर आ जाता है। मैंने अभी तक देखा KP के में बड़ी अच्छी मैनेजमेंट ये है जिसकी वजह से वहाँ टूरिज़्म इतना ज़्यादा माशाल्लाह हो रहा है। और पहले सोशल मीडिया नहीं था तो इसीलिए इतना नहीं आप अटैचमेंट में नहीं थे। अब उनकी ऐसी एक्सप्लोर किया जा रहा है प्लेसेस को जो हमारी पहुंच से। हम तो जहन में सोचे थे नारायण कागान की वाई और बाबूसर टॉप, देवसाई, कुछ जगहों पे मैं गई हूँ। बाबूसर टॉप मैंने खुद ऑफ कोर्स विजिट किया, नारायण कागान, नीलम वैली, बस अतरोड वगैरह उन जगहों पे रह गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जगहें तो एक हमने जैसे देखी है हमारी आंखों से, उन्होंने सबसे ज़्यादा नेचर को सेव किया। वहाँ दरख्त काटने पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा वो इस पर सख्ती करते हैं और ख़ास तौर पे उन्होंने अपने पानी को साफ़ किया हुआ है। आप कहीं पर भी जाके खड़े होकर दरिया में जाएं, पाँव रख के पिए, कुछ भी आपको फील नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पानी में गलाजत को इन्वॉल्व नहीं किया। मैंने कहीं कचरे के ढेर पानी में नहीं देखे, कहीं कचरे के ढेर मैंने किसी जगह पर नहीं देखे। ये उन्होंने, हम लोग अपने आप को बहुत
एजुकेटेड तालीम याफ्ता समझते हैं, यहाँ पर मैं कहती हूँ हम जीरो हैं बिल्कुल। Zero। हुमैरा क्या कहेंगी, हमारी लैक ऑफ प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही, लोग बिल्डर माफिया ने तबाही मचाई हुई, आप किसको ब्लेम करना चाहिए? हम लोग खुद ब्लेम कर सकते हैं यार क्या? मैं ये समझती हूँ जो मैं करती हूँ क्लाइमेट एडवोकेसी, उसमें सिर्फ हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। वी नीड टू एजुकेट आवर यूथ, ठीक है। हम सबको पता है कि पौधे लगाना है, बल्कि ये हमारी सुन्नत है। रसूलुल्लाह ने हमें 14 साल पहले कहा गया है कि ये हमें लगाना है। बट बात सारी ये है कि जहाँ इन्वायरमेंट की बात आती है, क्लाइमेट चेंज की बात आती है, तो हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली अब 3rd नंबर पे आ गया है। ओके। और अभी आने वाले जो हालात हैं, जैसे भाई ने भी जिक्र किया, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका अंदाज़ा लोगों को नहीं है। अब ये मज़ीद बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। एंड प्लांटेशन इज़ द ओनली थिंग विच कैन सेव योर सिटी। और हम ये करते नहीं हैं। हमने अब ये सोचा है कि हम स्कूल्स में जाते हैं, हम यूथ को जो है एटलीस्ट एजुकेट करते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में आप बच्चों को पौधे सिखाएं। हम ख़वातीनों के पास जाते हैं, हम ख़वातीनों से कहते हैं कि प्लीज़ आप जिस तरह अपने घर का ख्याल करती हैं, आप अपने घर के आगे कम से कम 2-4 पौधे लगाइए। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने शहर की, अपने घर की ओनरशिप नहीं लेंगे, कोई भी आके नहीं लेगा। और वही वाली बात है, जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करती हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ पे अभी भी इश्यूज़ हो रहे हैं। और आप यकीन करें, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जैसे हम ज़ीरो वेस्ट पे काम करते हैं कि वहाँ पे डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है कि प्लीज़ नेचर को ख़राब ना करें, नेचर को ख़राब ना करें। आए, आए। तो हम खुद भी अगर जाएंगे, हमें पता है कि चिप्स हमने नहीं फेंकने, वी हैव टू प्रोटेक्ट आर टूरिज़्म ऑल्सो। बट मैं सिर्फ कराची की बात करूँगी क्योंकि हम कराची के शहरी हैं और हम खुद ये टेम्परेचर फेस कर रहे हैं। तो प्लीज़ थ्रू एवरी चैनल में जहाँ जाती हूँ मैं कहती हूँ, खुदारा प्लीज़ पौधे लगाएं। ये मेरा कैसे हम पौधे, ठीक है, हम अपने घर में लोगों के, अब तो बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि लोगों के फ्लैट्स भी हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस ऐसे आते हैं, आपने देखा होगा, उन्होंने अपने छतों के ऊपर भी इतनी खूबसूरत जो है वो गार्डनिंग की हुई है कि मतलब डिफरेंट अंदाज में मिर्चें, शिमला मिर्च, किचन गार्डन्स का भी अब आ गया है ट्रेंड। ट्रेंड। और मैं तो हर जगह, सब जगह जाके कहती हूँ कि नीम और पीपल, ये वो प्लांट्स हैं जो हमारे कराची के एनवायरनमेंट से वो सूट करते हैं। तो और ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, 100 रुपये का मिलता है, 110 रुपये का मिलता है, इससे ज़्यादा तो हम खाना खा लेते हैं। तो प्लीज़ कुछ एनवायरनमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। एनवायरनमेंट जब तक हम लोग क्लियर नहीं करेंगे, हमारे लिए अपनी तबाही में, हमारी अपनी तबाही है, और ये किसी का भी फ़र्ज़ नहीं बनता। हम इंटरनेशनल फोरम्स पे बात करते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं, ग्रांट्स करते हैं, सबसे पहले ये हमारी अपनी जिम्मेदारी अच्छा, है। एक और चीज़ है, इसके लिए इतने एफर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, कोई एफर्ट की आप यकीन करें, नीम का पेड़ वो उनकी सीड्स बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं, संवांजने का दरख्त बहुत आसानी है, पीपल, यानी ये दरख्तों की कोई डिमांड, यानी इसके लिए खास कोई, क्योंकि ये कोई सब्जी तो है नहीं कि इसके लिए खास हफ्ते में 2 बार पानी डाले इनफ है। जब हम जाते हैं तो हमसे कहते हैं कि मैडम आप आके पौधे तो दे जाती है, पानी का इंतज़ाम कौन करेगा? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन इन कराची। हम कहते हैं कि हम जो है ग्रे वाटर यूज़ करते हैं। आप खुदा के लिए जो पानी जाता है हमारा, वज़ू का पानी है, मैं कहती हूँ उसको जमा करो, उसको जमा करके AC का पानी है वो जमा करो और वो आप यूज़ करें, और वो ज़्यादा हेल्दी है। हम किडनी हिल्स में काम करते हैं, हमारा पूरा प्रोजेक्ट है किडनी हिल्स में। हमने सारा जो सेवरेज वाटर आता है धोराजी से, हमने वहाँ प्लांट्स लगाए हुए। अच्छा, ये बात को हम कंटिन्यू करेंगे, सेवरेज के पानी से क्यों ब्रेक की इजाज़त है? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा, सेवरेज के पानी को ही जब पानी, ये जो मैंने देखा शराब फसल पर जब वो दे रहा होता है ट्रक से, एक गंदी सी बदबू आ रही होती है, लेकिन ज़मीन के लिए इस तरह का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है शायद, इसीलिए वो उसको दे रहे होते हैं। और आपके घर में अगर आप, क्योंकि अभी समर वेकेशन है, छुट्टियां हैं, तो बच्चों को भी गार्डनिंग की तरफ एक एक्टिविटी हेल्थी लगा सकते हैं। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हम स्पेशल बात करें एनवायरनमेंट पे, और मैं चलती हूँ अपने मेहमान की तरफ। पहले तमाम मेहमानों को शुक्रिया मॉर्निंग शो को ज्वाइन करने का। अब्दुल बासित पतंगी साहब दरख्त वेलफेयर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए डिफरेंट तबाही, मुझे लगता है कि ज़मीन को हरियाली से हटाकर हम उस पर बेशबहा बिल्डिंग्स जितने तामीर कर रहे हैं, क्या मुझे लग रहा है कि ये भी एक इंडिकेशन है तबाही का? आप क्या कहते हैं? मैम, आपको शायद याद होगा टीपू सुल्तान के ऊपर जब अंडरपास नहीं बनाया गया जी, था, जी, जी। उससे पहले वो रोड पूरा पौधों से, दरख्तों से ढका हुआ होता था, और वहाँ का अगर आप टेम्परेचर देखती तो वो बहुत बेहतर होता था। कि ऐसा था कि मतलब दिल चाहता था कि वहाँ कहीं रुक जाएं। अगर हम इसी तरह से दूसरे इलाकों में भी गौर करें तो एक वक्त था कि हर रोड के ऊपर जब एक हुकूमत, याद नहीं मुझे वो किसकी हुकूमत थी, कि जिन्होंने दरख्त काफ़ी लगाए थे अपने फुटपाथ की साइड पे, जिसके अंदर ये था कि हर बंदा रोड से गुजरने में उसको फ़र्क महसूस नहीं होता था। बट मैं अगर कल की मिसाल भी देखूं तो कल मैं देख रहा था कि कल शाम के वक्त बहुत रश हो रहा है, तो मैं यही गौर किया कि यार लोग पहले दिन में भी निकलते थे, बिल्कुल अब ऐसे। लोग कोशिश करते हैं कि हम शाम को ही निकलें, क्योंकि धूप ऐसी हो रही है, कोई छांव की जगह नहीं। एब्सोल्युटली राइट, यकीन करें, मैं सच बताऊं, मैं कहती हूँ नहीं यार अभी नहीं, हम क्या करेंगे 5 बजे निकलेंगे, 5 बजे निकलेंगे। एक और चीज, जैसे ये रियल। बाइकिया वाले होते हैं, हाँ। ये बेचारे, अगर हम देखते हैं कि ये किसी पेडिस्टर स्टैंड या किसी ब्रिज के नीचे बेचारे खड़े होते हैं छांव के लिए, बिल्कुल ऐसे। क्यों? थोड़ी देर क्योंकि हमने दरख्त काट दिए हैं। ऐसे ऐसे। हमारे अगर जितने भी फुटपाथ देखें तो मुश्किल से अब कराची के 1-2 फुटपाथ ऐसे बचे हैं जिस पे दिल चाहता है कि यार यहाँ से गाड़ी गुजार दो, कि यार छांव ऐसी है कि एक मज़ा, एक व्यू भी अलग आता है कि वो दरख्त की छांव आ रही होती है और सारी चीज़ें दिख रही होती हैं। मगर मैं हमें बता दे कौन सा है ताकि हम जाएं वहाँ पर, मुझे तो एक दो अच्छा, भी नजर नहीं आ रहे। एक सलीम सेंटर की साइड एक है, दिन हम लोग सलीम सेंटर वाला। अच्छा, वो हाँ। एक मुझे बहुत पसंद है वो सत्तू का जो है ना, वो सत्तू का हाँ, शरबत। सत्तू का शरबत बहुत पसंद है। वो खास वैसे जिगर के लिए, ठंडक के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, एक उसमें कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं होती, वो ओरिजिनल ब्राउन शुगर और इस तरह बनाते हैं हमारे सामने। तो आप यकीन करें, स्टेडियम रोड के पेट्रोल पंप के सामने और पीपल के बहुत सारे दरख्त हैं। आई थिंक आगा खान हॉस्पिटल से ज़रा सा कॉर्नर है। आप यकीन करो, जब वो उसके पास में स्पेशल खड़ी हुई, पहले तो दरख्तों की वजह से मेरा एकदम जो एक टेम्परेचर हाई था ना, वो पहले एकदम काम डाउन हो। फिर मैं इधर उधर देखने लगी, वो बना रहे, तो मैं कह रही हूँ अल्लाह, तुमने इतनी प्यारी जगह सेलेक्ट की है ना कि दिल ठंडा हो गया। पहले 2-3 कुर्सियाँ भी लगा लेना, यहाँ पे बेंच लगा लो। उसको मशवरे दे, मैंने कहा मेरा तो इसका तो कोई पुलिस वाले आ जाएंगे, कह रहा बाजी नहीं है ऐसी, सही है ना। तो आप यकीन करो, उसने ऐसी, यानी उधर मैं क्या करी, थोड़ी देर बाद कुछ ऑटो वाले आ गए, कुछ और बाइक वाले आ गए, तो वो इतने सारे लोग, तो उस जगह पर सिर्फ वो, क्योंकि बहुत घना दरख्त था, तो उसका जो शेड था ना, वो इतनी हिद्दत में, अब अंदाज़ा लगाएं कि कहते हैं हम बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हम एसी का मज़ा लेते हैं, लेकिन उसको हमें अच्छा तो लगता है नहीं, उस वो आगे चल के हमारे लिए बीमारियों का सबब बनता है। लेकिन दरख्त की ठंडक, उसके नीचे चरपाई डाल के बैठना, तखत डाल के बैठना, चेयर लगा के बैठना, आप उसके नीचे टाइम स्पेंड करना, और इतनी मज़े की, कभी कभी आप नोट कीजिएगा, नींद भी आपको आ जाती है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये रियल बात है। कहनी चलो, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जिंदगी के रेस में ऐसा दौड़े हैं कि हम जिंदगी खो दी है हमने। हाय। आज आप गांव देहात वालों की जिंदगी देखेंगे, हमसे अच्छे हैं, उनकी बहुत सेहत अच्छे। हमसे अच्छी है। बिल्कुल। एक बुजुर्ग जो है वो पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, हम 3 सीढ़ी चढ़े तो हाफ जाते हैं। सबसे पहली वजह, जैसे मैम ने किचन गार्डनिंग की बात की, कि हमारी भी कोशिश ये है कि अपनी सब्जी खुद उगाओ, खुद खाओ। बिल्कुल सही। क्योंकि आपने कहा फ्लैट्स पे लोग रहते हैं तो क्या करें, तो बड़ा अच्छा है कॉन्सेप्ट। कुदरत को सब पता था कि आने वाले वक्तों में क्या होना है। कुदरत ने हमें ये इंडोर प्लांट्स इसीलिए दिए हैं कि माजी में आपने देखा कि मनी प्लांट्स का जार हमारे घर में होता था, एक स्नैक प्लांट होता था, एक एलोवेरा प्लांट होता था, और वो हमारे रूम के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता था, और हमारी ऑक्सीजन को, जैसे दरख्त तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, लेकिन इंडोर्स प्लांट्स के अंदर खासियत ये है कि वो 24 आवर्स आपको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं। तो ये मस्ट है कि आप अपने घरों के अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स की जगह नेचुरल इंडोर्स प्लांट रखें, ताकि आपका माहौल भी अच्छा हो और जो गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उसको भी वो एब्जॉर्ब करेगी। देन ये कि हमने माजी के अंदर देखा कि घर के सहन क्रॉस करके वॉशरूम होता था हमारा, बिल्कुल ऐसे। आज हम अटैच बाथरूम में आ गए।
जब अटैच बाथरूम में आ गए तो गटर को हमने अपने बेडरूम के साथ अटैच कर लिया। तो सोचिए जब उसकी जहरीली गैसेस, गंदी गैसेस हम इनहेल करते हैं तो हमारी सेहत कहाँ जाएगी। तो जितने से जितना हो सकता है अपने घरों को, अपने बेड, इंग्लिश मूवीज देखते हैं हम और वहाँ की आर्टिफिशियल जिंदगी देख रहे होते हैं ना, बड़ी बड़ी पहला बिल्डिंग्स। कसम से मैं जैसे आपने कहा ना कमरे में बाथरूम में, शुक्र है मेरे कमरे से दूर है बाथरूम। ये फीलिंग अच्छी आई थोड़ी सी कि वाकई में ये भी ये भी अल्लाह की गलाजत नेमत है। हमारे बिल्कुल, कमरे के कमरे के अंदर attached, मौजूद है, बिल्कुल। जो हमारे लिए हमें तकलीफ तो का इंग्लिश सबब जी। मूवीज, ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट है ना हमारा अटैच बाथरूम का। तो उन्होंने अपने घरों के अंदर जो ना फैंसी चीज़ों के अलावा सिर्फ और सिर्फ फैंसी प्लांट्स, इंडोर्स प्लांट्स रखे हुए हैं ताकि इनकी आबो हवा अच्छी रखे। तो जब हम उनसे अटैच बाथरूम का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो इंडोर प्लांट्स का भी कॉन्सेप्ट लें। और अगर आपके पास जगह है, टेरिस है, तो किचन का जो वेस्ट मटेरियल होता है, आपको बहुत सारी सीड्स और चीज़ें, पुदीना की गड्डी आप एक दफ़ा बाहर से लेके आ जाएं, उसके पत्ते तोड़ के आप बिरयानी बना लें और डंडियाँ उसमें लगा दें। आप, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ कि आप मुझे बुलाएं अपने घर पे, इंशाल्लाह बिरयानी बनाएं। अच्छा, तो मेरा आपके जो घर में भी छत है किचन मैं इनसे ये गार्डन। कह रही हूँ, इससे ये जितना मेरा स्टूडियो है इससे भी बड़ा है। और वही बात है कि वो मैं उसको देखें, मैं ये सोच के यार मैं इसको पूरा लुक आफ्टर, जितनी हिद्दत चल रही है ना, अगर वाकई में मेरे बहुत सारे वहाँ प्लांट लगे होते तो मैं शायद बहुत अच्छी तरीके से आपको मोहब्बत हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, उन पौधों से बातें करेंगी आप बगैर शाम में बैठ के। जाहिर सी बात है आपके हाथ के लगाए हुए पौधे में से इतना सा टमाटर निकलेगा, इतनी सी मिर्ची निकलेगी, शिमला मिर्च लगेगा, तो खुशी भी फिर मैं होगी। मशहूर हो जाऊंगी टिकटॉक बना बना के, देखिए जी मेरे घर टमाटर लगे हैं। बिल्कुल, आप नहीं नहीं, माशाल्लाह अच्छा वैसे कि मशहूर हैं। एक देखा जाए तो हमारे साथ जो हमारे एज वाइज लोग ज़्यादा हो जाते हैं, दादी नानी अम्मियाँ, तो एक हेल्दी एक्टिविटी, एक पॉजिटिव एक्टिविटी मेरे ख्याल में पहले के दौर में कुछ लोग मुर्गियाँ रखते थे, बतखाने। अच्छा, बड़ा ये ऑड सी बात लगती है कि यार कि मैं ऐसी बात कह रही हूँ, लेकिन यकीन करें वो इसमें एक्टिव और इन्वॉल्व होते थे, उनकी हेल्थ अच्छी थी, जहन कहीं और नहीं जाता था। वो मुर्गियों के अंदर, और वही अंडे उठा के अपने पोते पोतियों को देना, बड़ी खुशी से फिर फंडे होना कि आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। तो पहले लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे। अब हम लोगों ने मोबाइल में आ गए और हर चीज़ हम कहते हैं बस इधर ही बड़ी खूबसूरत ग्रीन है, ये कागा नारायण घूम के गए, बस सारे तुसी देखते रहो और बस फिर हम चले जाएंगे। वो हिसाब है कि हम एक और चीज़, मुझे इसका भी बताएं बिलबासित, कि हमने अपने आप को एक छुट्टी जैसे, जिस दिन हमारी सैटरडे संडे ऑफ होता है या संडे को, हम उस दिन सोने पे क्यों फोकस करते हैं? ऐसी क्या वजह है जो हमको ये एक क्यूरियोसिटी की कि रात को 3 बजे तक जागना और सारा दिन 3-4 बजे तक सोना? मुझे नहीं समझ में आती, आप क्या कहते हैं? अच्छा मैम, ये तो समझ लें ये हर बंदे का ही मसला चल रहा है। अच्छा, ये इसकी वजह क्या है, मैं आपको इसकी वजह बताऊं। हम लागर तो हो गए। दिन की हैं, हम लागर हो गए ज़हनी तौर पे। मैम ये वजह यही है कि जब गर्मी की शिद्दत होती है ना, तो इंसानी जहन पे भी बड़ा असर पड़ता है, आपको थकावट महसूस होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब थकावट आपको महसूस हो रही होती है, आप गर्मी की वजह से आप नहीं निकलना चाहते, आप कहते हैं कि यार मैं अपना एसी चलाऊंगा, बेड पे सो जाऊंगा। और फिर जब आप 5 या 6 बजे उठते हैं अपने बेड से, तो उसके बाद फिर हमारे पास रात ही होती है जिसके अंदर एनवायरनमेंट बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि हमने पौधे नहीं लगाए। बिल्कुल तो ऐसे। सर्दी की रातों में जैसे कि 11 बजे सन्नाटा हो जाता है, सबसे सर्दी की रातों में 11 बजे सन्नाटा अच्छा, होता है। अच्छा, कराची वाले जागने कराची वाले जरा ये ना हर काम जो है ना वो रात को 9 बजे के बाद करते हैं, खाना, एक्टिविटी, शादी, रात को 3-3 बजे तक बारात। हम लोग मेंटली प्रिपेयर उनकी हैं सेहत और देखिए ना अपनी कराची तबाही वालों की को कैसी जा दूसरों रही है, पे खत्म ब्लेम होती जा रही करने, मैं भी इसमें शामिल हूँ। हुमैरा, क्या कंपेयर करें पाकिस्तान को दूसरे कंट्री से? आज मैं देख रही हूँ कि फॉरेनर गोरे भी अब नेचर की तरफ पलट रहे हैं। ये कितनी रियलिटी है, ये हकीकत, मैं सच कह रही हूँ कि अब वो भी नेचर की तरफ जा रहे हैं। अब वो सारी चीज़ें हमारी ही अडॉप्ट करें और एडमिट भी करें। आप क्या कहोगे? बिल्कुल आपने सही बात की। मैं दोबारा से यही बात कहूँगी कि प्लीज़ अगर हम थोड़ा सा अपने मज़हब की तरफ आए ना, तो हमारे मज़हब में यही है कि फ़जर के वक्त उठना है और मगरिब के बाद खाना खा के सोना है। दिस वाज गिवन टू अस सो मेनी इयर्स बैक, जो कि हम फॉलो नहीं कर रहे और गोरे कर रहे हैं। और अब आ गया है कि आपकी हेल्दी लिविंग है, आपका लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स को करें, आप ब्रीदिंग करें, वॉक करें। तो ये सब तो हमारे मज़हब में है। हम अपने दीन को ही नहीं पढ़ रहे हैं और अब कह रहे हैं कि गोरे कर रहे हैं, गोरे नहीं कर रहे। ये तो हमारा अपना दीन कह रहा था। तो बहरहाल अभी भी टाइम है जो सब। अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो दीन एक्सेप्ट नहीं करे लेकिन फॉलो वो ही कर रहे हैं। करें, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ मैं ये समझती हूँ कि हर मर्द और औरत
जो है वो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और कोई भी एक हॉबी कर लें, जैसे वो आपने कहा कि हम पौधे कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप खुद अपने आप को टाइम नहीं देंगे आपको ये समझ नहीं आएगा कि आप अपनी लाइफ को किस तरह लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और स्पेशली जितनी भी लेडीज़ हैं आफ्टर 40 उनके बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं और बहुत सारी स्ट्रेस है। तो प्लीज़ खुदा के वजह लिए यही अपने लग रही आप मुझे। पे टाइम दें, इन्वायरमेंट में जाएं, वॉक करें, नंगे पैर चलें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, ब्रीदिंग करें। ये बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी बीमारियों से बचाएंगी। असल में आपने अभी कहा ना कि फिर वो इतना कोई बात ऐसी आपके लफ्ज़ों से आती है मुझ पर, वरना मेरे पास इतनी शायद अवेयरनेस नहीं होती, मेहमानों से ही आती है। नंगे पाँव चलना, हमारी ज़मीन पर मार्बल डल गया है, हमारी ज़मीन डबल फर्श बन गया है, ऐसा कि हम वो जो हमारी प्रेशर पॉइंट लेना चाहते हैं ना, ऐसी तो नहीं कहते ग्रास के ऊपर जाके वो किया जाए, तो वो कच्ची ज़मीन होती है। ऐसी क्या चीज़ है जो हमें उस ज़मीन से मिल रही होती है? कहते हैं कि जब आप सजदे में झुकते हैं तो आपका प्रेशर सारा आपके दिमाग के खून रवानी में जाता है, और जितनी ज़्यादा आप झुकाव करते हैं, अच्छा टाइमिंग भी है, फजर में सजदा करने का ये रीज़न है, असर की नमाज का मुझे पता है कि बीमारियों से दूर करता है, इनके भी रीज़न्स हैं। अल्लाह ने नमाज अपने लिए नहीं, उन अल्लाह पाक की इबादत के लिए फ़रिश्ते, बहुत सारी मखलूक है, हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं, ये हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए कहा गया। अब यकीन करें ग्रास पे चलना एक ख़ास हमारे अंदर जो है वो टॉक्सिन एलिमेंट को निकालता है और हमारे प्रेशर पॉइंट को बढ़ाता है, जो हमारे लिए हम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। शेरोज़, हम आने वाली जो नस्लों को हम उनको सेव अप कैसे कर सकते हैं, आप क्या समझते हैं? मौजूदा नस्ल की तरफ से आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन तोहफा दरख्त का है, ठीक है। लेकिन हम मौजूदा नस्ल की तरफ से आने वाली नस्लों को जहरीला पानी, जहरीला एयर और एक तपती हुई गर्मी, टेम्परेचर जिसका फील लाइक 50, 55, 56 डिग्री होगा, ये देके जा रहे हैं। और अगर आज हम ये नहीं संभले तो हम अपने आंखों के सामने देखेंगे कि हमारी जो औलाद होगी, हमारी जो जनरेशन होगी, वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जैसे प्रेडिक्शन ये है कि 2030 में कराची शहर से सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस साल भी आपने देखा कि 1.5 से 2 महीने की मिनिमम सर्दी रही, वो सर्दी नहीं आई, और दर्जा हरारत अभी तो स्टार्ट हुआ है और फील लाइक 45 मुझे लग रहा है लगा है। कि हम लोग फिर ऐसा लगेगा कराची नहीं, ये सिब्बी में रह रहे हैं, मुल्तान। सिब्बी 51 डिग्री तक चले गया है, 51 डिग्री। यहाँ पर कौन सी डिग्री यहाँ पे 50 तक आएगा और उसके बाद यहाँ एक जब वक्त आएगा ना जब 50 डिग्री, सूरज बड़ा एजुकेटेड हो गया, नहीं, बड़ी इस वक्त आपकी डिग्रियां ली, AC वो काम नहीं नेचुरल कर दौर में रह रहे हैं, वो सूरज ने बड़ी डिग्री ले ली भाई, अब हमारा मुकाबला नहीं हो सकता उनके साथ। वो नेचुरल दौर के अंदर रह रहे हैं, वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, लेकिन हम और आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ माजी में देखा होगा आपने 2015 में कराची शहर में एक हीट स्ट्रोक आया था और 2,500 से 3,000 लोग मर गए थे। ना हमारे सतखानों में जगह थी, कब्रें पहले से कब्रें बना दी थी, कब्रें 2.5-3 लाख रुपए की देखा है। मिल रही थी, और बिजली का निज़ाम धर्म अधर्म हो गया था। बिल्कुल जो ऐसे। फ्लैट्स में लोग रहते हैं वो रोडों पे सो रहे थे आके, चाहे आप गुलशन में देखें, जौहर में देखें, इस तरह का। तो हम इसके लिए तैयार नहीं है, सिब्बी वाले तैयार हैं। तो शिकवा जुल्मत से बेहतर है वही वाली बात, अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, कोशिश करें। एक आगाज, मैंने कहा ना, एक आगाज तो करें, एक दरख्त लगा के, कोई बड़ा काम नहीं है। अच्छा, एक दरख्त लगा लें और इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। हम ब्रेक लें, ठीक है, इजाजत है? बिल्कुल चलो, मैम, बिल्कुल। वासिफ भी मेरे साथ है, उमैरा भी साथ है, शरोज भी मेरे साथ है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी।
मुझे लगता है कि मैं अवेयरनेस के सेगमेंट्स तो कर रही हूँ मॉर्निंग शो में, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी अगर हमारी एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी और एक शहरी होने के नाते, एक सूबे से ताल्लुक़ रखने के नाते, हमारा हुकूमत वक्त का कंट्रीब्यूशन 90% नहीं तो मैं कहती हूँ कम से कम 50% होना चाहिए। इसके बिना पॉसिबल नहीं है। पार्क तबाह है, बागात कुछ भी नहीं है, कोई भी ऐसे पार्क नहीं है जो डिफरेंट प्लेसेस में थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हों। सीरियसली अभी तक एनवायरनमेंट पे हुकूमत वक्त का कोई भी एक्शन नज़र नहीं आ रहा। पिंक बसों का एक्शन नज़र आ रहा है, रोड बनाने हैं, ब्रिजेस बनाने, इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन है, लेकिन नहीं एक्शन एनवायरनमेंट पे नहीं है और आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी, प्योर ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगी जब तक हुकूमत वक्त सीरियस एक्शन नहीं लेगा। ये एक्शन कब होगा? जब अमवात बढ़ जाएंगी। डिजास्टर आप अपनी आंखों से देख चुके हैं, मैं गलत बयानी नहीं करूंगी। एक वक्त ऐसा आया था, इतनी हीटनेस थी, हीट स्ट्रोक था कि वक्त से पहले कब्रें खोदी जा चुकी थी। ये अपनी आंखों से हमने देखा, कोई मैं लफाजियत नहीं कर रही। इससे ज़्यादा क्या तबाही होगी कि हम मेंटली प्रिपेयर हो गए, नेक्स्ट ईयर में कब्रें पहले से खोद दी। सर्द खानों में बॉडी रखने की जगह नहीं थी, डिफरेंट प्लेसेस को सर्द खानों में कन्वर्ट कर दिया गया था। इससे ज़्यादा हौलनाक और क्या मनाजिर देखना चाहते? कहाँ गई हुकूमत वक्त? अरबाब इख्तियार को कौन जगाएगा? मैं या हमारा तो जिसने बिछड़ना वो चला जाएगा, लेकिन कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं जिम्मेदार हूँ। मैं क्या कहूँ आपको? आप लेंगे ही नहीं जिम्मेदारी। अब मेरा दिल करता है कि मैं हूँ, मैं गाड़ी से रैपर फेंक देती हूँ, मैं नाले में जाके कचरा फेंक देती हूँ, मैं दरख्तों को पानी नहीं देती, मैंने कोई एक पौधा नहीं लगाया, लेकिन मुझे चाहिए सब। मेरी गाड़ी किसी दरख्त के नीचे खड़ी हो, मैं किसी दरख्त के नीचे खड़ी हूँ, मुझे अच्छी एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे पार्क है, मुझे चाहिए सब कुछ, लेकिन मैंने एक अच्छा शहरी नहीं बनना क्योंकि मैं सिविक सेंस से महरूम हूँ। ये सिविक सेंस क्या है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसके बारे में तो मुझे एक और सेगमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी डोमेन में आ जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि करना मुझे ही है, क्योंकि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अपना एरिया, अपनी जगह क्लियर करनी है। शरोज, एक बार फिर थैंक यू सो मच। बासित आपका एंड उमेरा, हम चलते हैं। मुझे बताएं कि हमने क्या करना है और कौन क्या कर सकता है। कंटिन्यू, आप बात कीजिए। मैम, आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस वक्त बकरीद का सीज़न है, हर कोई गाय लेकर आया है, उसके साथ उसने भालू मिट्टी का भी इंतज़ाम किया है और कुदरत ने खुद कुदरती खाद का भी इंतज़ाम कर दिया है। बाज़ लोग अपनी क्यारियों को ओन नहीं करते हैं, अपने इलाके के पार्क्स और ग्राउंड को ओन नहीं करते कि यहाँ पे मिट्टी डलेगी, खाद डलेगा, उसके बाद प्लांटेशन होगी। तो मैं आपके चैनल से लोगों को मैसेज देता हूँ, अगर आप बकरीद के बाद उसी भालू मिट्टी को, उसी खाद को अपने इलाके के, ये काम तो वैसे गवर्नमेंट का करने का था, पर मैं 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से मैं मायूस हूँ, भले कोई सी भी पार्टी हो, चाहे वो बल्दियात की हो, चाहे सूबाई हो या वफाक की हो। तो अहले मोहल्ला ही अपने एक कमेटी बना के इसको अपने पार्क्स और ग्राउंड में लगाएं और पहले स्टेप पे 50 पौधे जिसकी हाइट 5 फीट से ऊपर होगी, मैं आके लगा के जाऊँगा। 90 दिन का टाइम दूंगा, 90 दिन में 50 में से 40 पौधे आपने चला दिए तो इंशाल्लाह वहाँ पर आपके कहने पे 500 पौधे लगा के जाऊंगा। लेकिन उस जगह पे सेफ्टी, ये बनती है। थैंक यू सो मच। उस जगह पे सेफ्टी होनी चाहिए पौधों की और पानी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो फोटो सेशन के नजर हो जाए। वाह, जबरदस्त। बासित, आप क्या कहते हैं? आने वाली, मैं चाहती हूँ कुछ थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात हो जाए, क्या क्या करना चाहिए? मैम, जैसे इन्होंने क्लियर कर दिया, हुकूमत वक्त आपने शहरोज की बात को कंटिन्यू करूंगा कि हम कराची के अंदर सबसे बड़ी कुर्बानी होती है माशाल्लाह, एक मवेशी मंडी लगती है। तो ये जो, अच्छा एक चीज़ और भी है कि अगर आप पौधे लगाते हैं तो उसके अंदर खाद और भालू मिट्टी दोनों ही चाहिए होती है इत्तेफाक से। अच्छा, अब हम लोग ये भी अपनी गलियां साफ करने के लिए ये मलबा उठवाते भी हैं, ये चीज़ें उठवाते भी हैं, तो बस इसको उठवा के अगर हम फुटपाथ और इस साइड भी डलवा दें
सही बात। तो इससे ये होगा कि अभी जैसे आम का सीजन चल रहा है, हमारा एक मसला जैसे ना हम लोगों की बेरोजगारी वाला मसला भी इससे हल हो सकता है। क्यों? अच्छा। अगर हम आम के जो गुठलियां होती हैं और ये चीज जैसे खाद वाद हमने डाल दी, आम की गुठलियां ही उसके अंदर डाल दी। कुछ अगर आप देखेंगे कि हमारे एक जमाने के अंदर हर दूसरी गली के अंदर एक बादाम का पौधा होता था। इस वजह से बादाम कभी बिकती नहीं थी, हमारी मार्केटों में बादाम नहीं बिकती थी वो, क्योंकि हर दूसरी गली में होता था। इसी तरह अगर आम के पौधे इतने ज़्यादा हो जाएंगे तो आम बिकना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आम हमारे गली और सड़कों पे होंगे, हम वहीं से तोड़ के खा सकेंगे। लोगों की जो आज भूखे रह जाते हैं, किसी को खाना नहीं मिलता, एक आम भी तोड़ के खा लेगा तो उसका मतलब एक दिन का तो काम हो जाएगा। खुशी बहुत होती है उसकी, एक अलग सी और खुशी। उसकी प्रैक्टिकल आपने किया है, जो मोरिंगा के आपने दरख्त लगाए थे 50 मोरिंगा के लगाए थे, उसके अलावा एक और अच्छा मोरिंगा के अंदर भी ये फायदा आपका होता है कि उसकी जो फली होती है जी, वो हमारे घर वाले बनाते थे, मेरी वालदा बनाती हैं, उसके बहुत बीज अच्छे हैं। शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं। इसी तरह हमने चीकू का लगाया था पौधा, तो हम दोनों खड़े हुए थे ग्राउंड के अंदर, हम देख रहे थे कि यार हमारा लगाया हुआ ये चीकू निकल रहा है उसके अंदर से, और वो जो बच्चे थे छोटे वो तोड़ के लेके जा रहे हैं, वो फायदा ही उठा रहे हैं। क्या करेंगे उस चीकू को? खाएंगे। नहीं, ये बहुत अच्छा है। और जिस तरह इन्होंने मोरिंगा की बात की, मोरिंगा जिस ज़मीन पे लगता है वहाँ का खारापन खत्म हो जाता है। मोरिंगा की जड़ें जो हैं वो बड़ी फ़ायदेमंद हैं, उससे लोग अचार डालते हैं, वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है। उसके सीड्स शुगर के लिए बहुत अच्छे हैं, उसकी फलियाँ जॉइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छी हैं, उसके फूल जो लगते हैं वो वाइट वो कीमे में पकते हैं, वो बड़े लजीज होते हैं यार उसकी इतने। और उसके पत्तों को ड्राई करके मोरिंगा पाउडर जो है वो पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में उस दरख्त को सबसे सुपर, जिसमें कैल्शियम, विटामिन, बहुत सारे उसमें मिनरल्स मौजूद हैं। तो देखें जी, एक यकीन करें, आप लगाएंगे मोरिंगा के सीड्स, बहुत जल्दी हर जगह लग जाता है। कराची में तो गॉड गिफ्टेड है कि वो हर जगह हर ज़मीन पर उग जाता है और वो 2 साल में फल देने लग जाता है। ये मेरे पास गारंटी, क्योंकि मेरे अपने सिस्टर के घर में लगा हुआ है, वो फलियाँ मुझे गिफ्ट के तौर पे आती है। लास्ट मैसेज देंगे उमेरा, डिटेल में ज़रा मैं चाहूँगी ये कैमरा आप मैसेज देना चाहें प्लीज़। मैसेज मेरा ख्याल है बहुत अच्छा जो है आपने बताया कि अब चूँकि बकरा ईद आ रही है तो मैं ये समझती हूँ कि ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। पहले तो अपने शहर को हमें साफ़ करना है, और साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका आपने जो बताया है कि हम शायद अगर अपने अपने एरिया या अपने अपने मोहल्ले में ही उस जितना भी आपने कहा कि मिट्टी है और जो भी वेस्ट है एनिमल्स का, वो भी बहुत फ़ायदा करता है, तो उसको हम जमा करें और जमा करके अपने ही घरों की क्यारियों और पौधों में लगा दें, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा फर्टिलाइज़र और कुछ नहीं हो सकता। ज़बरदस्त मैसेज। शेरोज, ये आपका कैमरा है, आप प्लीज़ मैसेज दीजिए। मैं लास्ट मैसेज ये दूंगा कि जैसे बातें हुई यहाँ पर कि 5 जून एनवायरनमेंट डे के हवाले से मनाया जाता है। इस एनवायरनमेंट डे की अहमियत जो है हमें आज से 1400 साल पहले बता दी गई थी। सफाई निफ्स ईमान करार दे दिया गया था, दरख्तों को जंगों के अंदर काटने से मना कर दिया गया था, और सेफ़ वाटर का कॉन्सेप्ट दे दिया गया था कि दरिया के किनारे पे भी वज़ू करो तो पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों पर हम अमल करेंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को एक अच्छा सेहतमंद ज़मीन और आबो हवा दे सकेंगे। गुड, वेरी गुड। बासित आप प्लीज़। अच्छा, एक लास्ट मैसेज जो हमारी तरफ से होना चाहिए वो ये कि भाई बहुत सारे ऐसे हैं कि हमने पौधे लगा दिए हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब हर बंदा ना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है कि वो पौधे लगा चुका होता है, मगर उस पौधों को ना थोड़ी सी केयर चाहिए होती है। दिन में अगर एक बार भी उनको पानी आप डाल देंगे तो उससे ये होगा जो आपने पौधे लगाए हैं वो 5-6 महीने के बाद उसको नहीं ज़रूरत होगी आपकी, वो खुद से बढ़ेगा, मगर वो 5-6 महीने की जो केयर होगी ना वो फ़ायदा पहुंचाएगी और आने वाली नस्लों को वो फ़ायदा उससे उठाती रहेगी आने वाली नस्लें। बेहतरीन। कहते हैं दुनिया की पासबानी माहौलियात की हिफाजत है, और पेड़ हमारी, जब तक हम उसको अपनी जान, अपनी ज़िंदगी नहीं समझेंगे तब तक उसकी अहमियत नहीं जानेंगे। अब्दुल बासित, आपका आने का बहुत शुक्रिया। शेरोज सिराज, आपका आने का शुक्रिया। हुमैरा हाशमी, आपका आने का थैंक यू सो मच। आप लोगों इसी तरह बेहतरीन एक काम कर रहे हैं, सदक़े जारिया का काम कर रहे हैं, और इसी तरह मेरी दुआ है आप काम करते रहें। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ।
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, हर तरह का सेगमेंट्स आपके साथ कंडक्ट किया जाता है और कराची के जो इस वक्त हालात हैं, ये स्पेशल हमारा सेगमेंट जो है वो हमारे कराची की बिजनेस कम्युनिटी का क्राइटेरिया और एक शहरी इस वक्त किस सिचुएशन और कंडीशन में है। बात करूं तो बहुत दूर तक जाएगी। कहते 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 ना, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। मेरे लिए शायद वो लफ्ज़, वो बात बहुत ज़्यादा सूटेबल है। मेरी बात समझना हर किसी के बस की बात भी नहीं, क्योंकि मैं आवाम की बात करती हूँ, मैं आपकी बात करती हूँ, मैं उस तकलीफ़ की बात करती हूँ जो एक शहरी को, एक ऐसे मजदूर को तकलीफ़ है जिसकी आवाज़ की सुनवाई बहरों तक नहीं जा रही। कान है, आंखें हैं, ज़बान है, लेकिन वो सुनने की समात से महरूम है, वो देखने की सलाहियत से महरूम है। वो सिर्फ इस बिना हड्डी के ज़बान के वो आपको सिर्फ दलासा दे रहे हैं और आपको लॉलीपॉप भी दे रहे हैं और आप लॉलीपॉप चूस रहे हैं। आप काम आते हैं क्योंकि आप एक सिटीजन हैं, आप बहुत काम के हैं, आप बहुत कीमती हैं। 5 साल के बाद मुझे आप ही की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसके बाद आप कहाँ हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तुम्हारे घर बिजली नहीं आती, मेरा क्या ताल्लुक। गैस नहीं आती, मैं कौन हूँ तुम्हारा। मेरी वैल्यू है, प्रोटोकॉल है, मुझे डर है कि कहीं मुझे कोई मार ना जाए। मेरे पास हीले बहाने, तुम कौन हो। हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इलेक्शन में ज़रूरत है, तू बहुत कीमती है, तेरा एक वोट बड़ा कीमती है। मुझे बताएं, हमारा एक शहरी किस काम आ रहा है, किस तकलीफ में मुब्तला है, हमारी आवाज़ कौन बनेगा। कहाँ गए अरबाब इख्तियार, कहाँ गई वो इलेक्शन कैंपेन, कहाँ गए वो चीखो पुकार, वो सब ताम जाम बंद। हु आर यू, जस्ट क्वेश्चन मार्क। आज हम बात करेंगे, बिजली तबाही मचा रही है, गर्मी उससे ज्यादा तबाही मचा रही है, और हम लगे हुए हैं। टैंकर माफिया ने एक अपनी बनाई हुई है जदारी, गैस माफिया ने अलग बनाई हुई है, सोलर सिस्टम ऊपर से नोट बरस रहा है, जनरेटर अलग से नोट बरस रहा है। ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। पेट्रोल की कीमत, अरे आप तो बड़े मासूम हैं, 20 रुपए बढ़ाए, ले भैया चीखो पुकार मची, 5 रुपए कम कर दिए, खुश हो जाओ जी। हम वो अवाम है बेवकूफ़। कब तक बनते रहोगे बेवकूफ़। आप कौन, आज पहचान लें आप कौन है। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं बिजनेस कम्युनिटी में, ताजिर बिरादरी में, जो आवाज़ बनने के लिए अपने दिल से डर और खौफ निकाल के जाते हैं उन जगहों पर हमारे लिए। आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, मैं उनके दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ। तो यहाँ पर इस वक्त आज हम बात करेंगे आम शहरी की जो तकलीफ में मुब्तला है और पुरसाने हाल कुछ भी नहीं। मैंने वीडियो देखी थी लालूखेत की औरतों के बारे में। वो ये कह रही थी, हम इस जगह को छोड़ के जा रहे हैं, बिजली आती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें। अपने रिश्तेदारों के तरले करके हम उनके घर में जाके रहने जा रहे हैं, यहाँ बिजली नहीं आती है। लेट्स सी, एक दिन ऐसा ना हो कि सब दुनिया आगे, हमारे जितने कराची के शहरी हैं कहीं और चले जाए, तो ये हालात बनेंगे। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद को रिप्रेजेंट करते हुए अतीक मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं। सर, मैं दिल की गहराई से शुक्रिया करती हूँ, आज आप मेरे मॉर्निंग बहुत शुक्रिया। और मेरे राइट हैंड पर तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड कॉटेजेस इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ महमूद हामिद साहब तशरीफ रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे मॉर्निंग शो में आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं अतीक मीर साहब की तरफ चलती हूँ। मीर साहब, मैं तो एक आम शहरी की बात यहाँ से कर देती हूँ, नाम सिर्फ लिखे हुए हैं, बोली बात है। आप क्या कहना चाहेंगे, एक आम शहरी की ऑलवेज आप आवाज़ भी बनते हैं, और बिजनेस कम्युनिटी जिसे पिलर ऑफ पाकिस्तान करते हैं, हमेशा कहते हैं
उनका भी आप एक आवाज बनते हैं। कहाँ तक आवाज की सुनवाई गई या दीवारों से टकरा के वापस आ गई, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि 3 दहाइयों का सफ़र है मेरा, जी और मैं देखता हूँ कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि कराची जैसे शहर में जो मसाइल हैं वो ढके छुपे तो नहीं हैं, दुनिया देखती है, वो अरबाब इख्तियार के इल्म में है। मीडिया उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, लेकिन कोई सुनवाई, कोई कहीं से फिक्र जी दिखाई नहीं देती। जी मैं अगर कराची शहर के मसाइल का जिक्र करूँ जी जो आवाम को दरपेश हैं, जो यहाँ के ताजरों को, सनतकारों को, सरमायाकारों को दरपेश हैं, हर तबका फ़िक्र को बिल्कुल ऐसे। जो मुश्किलात हैं, तो उसकी एक बड़ी तवील दास्तान है। ये शहर पुराशूब है। इसकी दास्तानों में लॉ एंड ऑर्डर भी है, इसमें बिजली के मसाइल भी हैं, पानी माफिया भी आपके सामने है, ट्रैफिक एक जंगल है, आप सफ़र नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। तो यूँ समझ लें कि ऐसा लगता है कि इसको अब एक नए सिरे से तामीर करने की ज़रूरत है। ये पूरा सिस्टम ये ठीक करने की ज़रूरत है। तजावुज़ात ने जो ट्रैफिक में हर्डल्स पैदा किए हैं, उसके पीछे एक पूरा माफिया है, पैसा कमाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो इदारे ज़िम्मेदार हैं कि इन मुश्किलात को ख़त्म करें, वो इसके बेनिफिशरीज़ हैं। अब जब हम उन दरवाज़ों पे सर पीटते हैं जाके, जहाँ से हमें इंसाफ मिलना है, तो हम देखते हैं कि वही वजह मसला है, वही इस तमाम तर मुश्किलात का सबब है। क्योंकि एक हिस्सा चलता है एक आम सिपाही से, और वो कहाँ तक पहुँचता है। ये ट्रैफिक में देखें क्या है, आपकी गाड़ी खड़ी करें, वो मुंतज़िर होते हैं कि आप कहीं ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करें कि फौरी लिफ्ट कर दिया जाए, और उसके बाद फिर आप जो आपके साथ हश्र होता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। यानी कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतज़ार करते हैं कि आप कहीं कोई वॉल्यूशन करें, ना कि वो माजी में हम देखते थे वो लोग इस्लाह करते थे, ये रॉन्ग साइड जा रहे हैं, आप वापस चले जाएं, यहाँ से गाड़ी हटा लें। और वो इंतज़ार करते हैं कि आप रॉन्ग साइड गाड़ी लेकर आएँ, आपकी गाड़ी गलत पार्क करें। इस तरह बिजली के मामलात को देख लें। मैं इसके पीछे देखिए मसाइल का जिक्र, तो उसके असरात अब मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में अब एक नई जंग का आगाज़ है, जिसे हम कहते हैं मैशत की जंग। अभी आपने देखा अमेरिका और चाइना के बीच जो टैरिफ की एक जंग थी, इसी तरह बहुत सारे ममालिक हैं वो मैशत के ज़रिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अस्करी जो जंग है वो अब इतने मायने नहीं रखती जितनी के मैशत, क्योंकि 1989 में आपने देखा बहुत प्यारी, कहते हैं ना, मुआशरे को तबाह करना हो तो ये मुआशी जंग अगर आप इंडोर कर लें, जैसे अंदर ही अंदरूनी, जिससे आप महरूम कर दें लोगों को बहुत सारी चीजों से, तो वो खुद ही नफ्सियाती तौर पर देखिए डिस्ट्रॉय हो दुनिया में जाएंगे। इसकी मिसाल है कि सर बहुत प्यारी बात कही आप। जापान और जर्मनी बिल्कुल दूसरी जंग अजीम में तकरीबन बर्बाद हो गए थे। बिल्कुल ऐसे। नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम जब बिल्कुल रखा ऐसे। गया, फिर मैशत के जरिए आज वो किस मुकाम पर है, मुईशत के जरिए कहाँ है वो। और वो रशिया जो सुपर पावर था 1989 में भी, और आप देखिए कि डिफॉल्ट कर गया, उसका असला धरे का धरा रह गया। तो इसी तरह हमने देखा पाकिस्तान जब भी आगे बढ़ेगा मैशत के जरिए बढ़ेगा। सर इसमें एक और चीज़ ऐड करें, कंटिन्यू, सॉरी महासर, ये जो इन्होंने कहा ना कि पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, एक बिजनेस कम्युनिटी का एक कंट्रीब्यूशन है। और कोई भी एक छोटा ठेले वाला हो, एक स्मॉल बिजनेसमैन हो, एक बड़ा बिजनेसमैन हो, या एक बहुत बड़ा ताजिर हो, एक फैक्ट्री वाला हो, बहुत कुछ है। ये सारा कंट्रीब्यूशन एक पाकिस्तान, एक मुल्क को स्टैंड ओवर करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। और अगर हम अब बिजनेस कम्युनिटी को डिस्ट्रॉय करना शुरू करें तो समझ लें हमने मुआशी तबाही मचा दी। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए मैं एक सीधी बात जानता हूँ, और उसमें किसी को इख्तलाफ भी नहीं होगा मेरी बात से। जी जी। कराची रिवेन्यू के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन
सबसे ज्यादा काबिल कदर शहर है। हकीकत है, रेवेन्यू जनरेटर, हाँ बिल्कुल सही, सबसे ज्यादा। कराची की मैशत, कराची का कारोबार, कराची की जिंदगी दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। पाकिस्तान को तबाह करना है, कराची को मुआशी तौर पे तबाह करना हाय हाय अल्लाह ने सर, है। पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं सही है। करें, एब्सोल्युटली। और पाकिस्तान को क्या मैं समझूं किसी मंसूबे के तहत बर्बाद किया जा रहा है। मैशत को बर्बाद करें, प्री प्लान काम है, मैशत को बर्बाद करना है, सनत और तिजारत को बर्बाद करना है। बिल्कुल ऐसे। सनत और तिजारत को बर्बाद करना है। पानी, बिजली, अमन और अमान का मसला पैदा करना, बुनियादी चीजें, ये बुनियादी है। यानी कि बुनियादी चीजें हमें टॉर्चर बन के हमारे दिमाग पे ऐसे सवार कर दिए कि आप पहले तो इन्होंने जैसे कहा कि ट्रैफिक एक वॉर बनी हुई है। जैसे आप स्ट्रेस में घर जा रहे हैं, फिर आगे जाते हैं तो आपको बोलेंगे गैस चली गई, टाइमिंग है गैस चली गई, थोड़ी बार लाइट चली गई, फिर क्या थोड़ी देर में बोला कि पानी नहीं आ रहा। तो आपको एक ऐसा बमबारी आपके पास, ये एटम बम से भी खतरनाक है, जो आप जहनी तौर पर टॉर्चर होते हैं। उसके बाद वो जो माहौल क्रिएट होता है वो पूरे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। फाइनेंशियली आपका ये वाला जो सेफ साइड मनी है वो सारा एक्स्ट्रा, जबकि गैस आपके घर में लगी हुई है, बिजली आपके घर में लगी हुई है, उसके बावजूद आपने सोलर सिस्टम पे एक्सपेंस किया या जनरेटर पे एक्सपेंस किया, फिर डेली आप गैस सिलेंडर भर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप मूव अप नहीं कर पा रहे। ये मौशी आपने जो एक बात कही है ना, ये बहुत सीरियसली इस पर कोई एक्शन मेरे ख्याल में नहीं। ये मौशी जंग, अब मैं कहूँगी आपकी नज़र में कैसे लगी कि मौशी जंग कैसी हो गई? देखिए, मैं मौजूदा इस जो भी हुक्मरान है उनको एक ही बात कहूँगा कि आप वैसे तो पूरे पाकिस्तान की मैशत को जी बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए टैक्स अहदाफ पूरे नहीं होते। बिल्कुल सही। जब खेती उजड़ चुकी तो फल कहाँ से आएगा, कहाँ से उसकी आबियारी ना होगी तो फसल तैयार नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही। मैशत कुछ मामला ज़्यादा हैं, उन्हें दूर करना होगा। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल है, आज से 20 साल पहले मैं कहा करता था, कुछ के इलेक्ट्रिक के भी जुम्मेदारान ये बात कहते थे कि हम एक बड़ा हौलनाक मंजर देख रहे हैं कि जब लोग बढ़ती हुई इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें अदा नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक, क्या करेगी अवाम। आज वही सूरत हाल है। आज 90% जो सारिफीन है वो अदायगी के मसाइल से दुचार हैं, नहीं दे पा रहे हैं। और कराची में 50% से मैं समझता हूँ कि तजावुज़ कर चुकी बिजली की चोरी। लोग मीटर अपना बहाल नहीं करवाते, मीटर कट चुका आदमी अदायगी पे, वो कुंडा लगा लेते हैं लेकिन अदायगी नहीं करते। अब इदारे क्या करें, इसका हल क्या है? हुकूमत को चाहिए कि वो बिजली के बिल पर वो जो बेशुमार टैक्सेस और वो जो आपने इसमें अदायगियों के मामला ये दर्ज, उसको वो बोझ कम करे। अच्छा, इसके ऊपर आपने मैं एक बड़ी बात कह दूं जी जी तो सर, बीच में रह जाएगी। जी जी अगर बिजली की कीमत कम नहीं होती जी, तो पाकिस्तान की मैशत आगे नहीं बढ़ सकती, चले बात ही पाकिस्तान की सनत आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। ये मजीद तबाही से दो चार होगी। ये जो बहरान आप चारों तरफ देख रहे हैं, कराची में लोग नकले मकानी पे उतर आए हैं। किराए, एक इलाके में बिजली नहीं होती, वो किराए का घर छोड़ देते हैं, दूसरे इलाके में चले। सर आपने अतीक मीर साहब इसको कंटिन्यू करने, एक ब्रेक की इजाज़त है। नाज़रीन, जहाँ आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आज हम बात करें आपकी आम आवाम की, एक शहरी की, और हमारी एक पिलर ऑफ पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी का एक किरदार, उसकी बात करेंगे कि वो इस वक्त कराची में किस तरह अपने काम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बीइंग एक शहरी हम अपने किरदार और काम को कैसे प्रेजेंट करेंगे। लेट्स यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ।
एक बार फिर खुश आमदीद। और हम बात कर रहे हैं कराची के हर उस शहरी की आवाज़ बनने की कोशिश करें जो एक तकलीफ़ में है, लेकिन किसी भी मुल्क की मैं कहूँगी कामयाबी का राज मुआशी तरक्की में, लेकिन हम लोग ज़हनी तौर पे पसमानदा हो जाएंगे, गवर्नमेंट सीरियस एक्शन नहीं लेगी तो मुआशी तबाही से मुल्क की तबाही तक की जर्नी बहुत ख़तरनाक होती है। मैं अपने मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ, अतीक मीर साहब और महमूद आमिद साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं महमूद आमिद साहब से बात करना चाहूँगी, पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडर एंड कॉटेजेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। महमूद आमिद साहब, अतीक मीर साहब जिस तरह बात करें तो पिछले दिनों आपने देखा होगा एक डिज़ास्टर आया था, बिजली के बिलों पर एक बमबारी की गई और एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए गए जिसका कहीं से भी ताल्लुक बनता नहीं और बिजली नहीं आ रही। आप ये देखें कि बिजली की टाइमिंग, बिजली का जाना, और सबसे ज़्यादा बिज़नेस कम्युनिटी डिस्टर्ब होती है, जो शॉपकीपर्स होते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनका बिज़नेस है, अगर लाइट बार बार जाएगी तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने ऑफ कोर्स आवाज़ भी बने, तो आवाज़ की सुनवाई क्या दीवारों से टकरा के वापस आई या कोई एक्सेप्टेबल हुई कि कुछ टैक्स कम किए गए? जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने ये जो बात की है कि हमने एहतजाज किया, हमने आवाज़ उठाई, तो बेशक गैर आदमी अगर तकलीफ़ में होता है तो किस्सा चिल्लाता तो है, इतना तो हक़ है हमें, लेकिन ये हकीकत ये है कि ये जो है इन लोगों के अंदर हिस्स नहीं है कि इलेक्ट्रिक ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि जो काम अगर किसी इंडिया की एजेंसी को दे दिया जाए ना, या इसराइल की एजेंसी को दे दिया जाए, वो काम उससे बढ़ के इलेक्ट्रिक कर रही है। आपने कहा इनकी रिस्पेक्ट बढ़ा दी। मैं अभी अतीक मीर साहब ने कहा ना कि मईशत असल चीज़ है, अगर आपको मुल्क को तबाह करना है, कराची की मईशत को तबाह कर दें, वो काम की इलेक्ट्रिक कर रही है। मैं आपको हालिया मिसाल दूँ, अभी भी हम एहतजाज किया है, कल भी एहतजाज किया है, ये रेट को छोड़ दीजिए, रेट को तो रो ही रहे हैं ना हम, चलो आप रेट बढ़ा रहे हो लेकिन कम से कम बिजली तो दो। ये पाकिस्तान चौक का, बंस रोड का, आराम बाग का इलाका है, वहाँ हफीज़ साहब का भी ऑफिस है। ये सारा इलाका जो है ये कमर्शियल इलाका है हकीकत, और यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस हैं, यहाँ बाइंडिंग खाने हैं, गारमेंट्स के कारखाने हैं। यहाँ जो है दिन के अंदर सुबह को 1.5 घंटे करके, यानी 11 बजे जब वो लोग जाते हैं, उससे पहले भी नहीं लाइट होती है, 11 बजे जब जाते हैं तो लाइट चली जाती है 1 बजे तक के लिए, फिर उसके बाद 2 घंटे आती है, फिर 1.5 घंटे के लिए चली जाती है, फिर उसके बाद 2 घंटे आती है, फिर 1.5 घंटे, यानी जो आवर्स टाइमिंग जो है बिजनेस आवर्स में, उसमें जो है बिजली जो आधे दिन नहीं होती है। अब ये 4 घंटे हमारे जो लोगों के बिजनेस आवर्स हैं, जिसमें हम लेबर को बिठा के तनख्वाह दे रहे हैं, तो वो हम कितना कब तक अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर ये कि हाल ये है कि उनसे बात करो तो कहते हैं हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, जैसे यानी जो कोई भारतीय लोग, फौज के लोग कहेंगे हम ये कर देंगे, तो हम ऐसा लगता है महकूम है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि ये इदारा जो है ये पूरी सरपरस्ती है हुक्मरानों की, और हर दौर के अंदर हुक्मरानों की सरपरस्ती रही है। सही। आपको इससे बड़ी मिसाल मैं क्या दूंगा कि इलेक्ट्रिक ने अभी नेपरा में दरख्वास्त दी 3 महीने पहले कि साहब हमारे कुछ नादहिंदगान हैं जिनके ऊपर 68 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं, 68 अरब, अब वो 71 हो गए हैं 3-4 महीने के बाद। उस दरख्वास्त में नेपरा से उन्होंने ये डिमांड की कि आप हमको इजाज़त दें कि ये जो 68 अरब रुपए हैं ये हम उन लोगों से वसूल कर रहे हैं जो बिल दे रहे हैं। यानी उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, यानी जो आदमी बिल दे रहा है सही, आप उसकी गर्दन मरोड़ें, बिल्कुल, उसका जिस्म का खून जो निकला हुआ है वो और निकालें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर मैं पूछता हूँ कि ये 71 अरब रुपए ये नादहिंदा कैसे हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? भाई के इलेक्ट्रिक ने पूरे कराची के अंदर तांबे के वायर बेच दिए अरबों रुपए के, उसका कोई हिसाब नहीं है। वो के इलेक्ट्रिक की मिल्कियत नहीं थी, वो हमारी मिल्कियत थी, यानी कि गंगा में शहरियों की मिल्कियत गंगा में सब हाथ धो रहे हैं। जी हाँ, और उन्होंने लगा दिए कि प्लास्टिक कोटेड वायर लगा दिए,
अब कुंडा नहीं लगा सकता कोई आम आदमी कुंडा नहीं लगा सकता। कुंडा अब वही लगाएगा जो के इलेक्ट्रिक का मुलाजिम होगा। उसने कहाँ से काटना है, कहाँ से वो देना है। तो ये सारा जो है, जो 71 अरब रुपए है, ये इनके मुलाजमीन की चोरी है, उनकी मिली भगत से हो रहा है। आप वसूल करना चाह रहे हैं हमसे। वो एक कुंडा लगाने वालों का एक पैरेलल कारोबार है, वो भी अब एक बिजनेस है। बिल्कुल, ये इन्हीं के मार्केटों के अंदर क्या होता है, मार्केटों में लोड यानी मिल, देखें ये मिली भगत है। वो कहते हैं जी, एक कहता है जी हमने यहाँ जनरेटर लगा दिया, आपके शाम के टाइम पे बिजली जाएगी, कारोबार नहीं होगा, हम आपका जनरेटर चला के बिजली देंगे। वो जनरेटर वहाँ रख दिया जाता है और जनरेटर जब बिजली जाती है थोड़ी देर के लिए चलता है, उसके बाद जनरेटर बंद हो जाता है और के इलेक्ट्रिक के दूसरी पीएमटी से बिजली आती है और चल रही होती है। वो उनका तय है मामला। यानी इसकी भी जो कहते हैं पाँचों उंगलियां घी के अंदर हैं और सर कढ़ाई में और के इलेक्ट्रिक। माफिया का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल, ये माफिया तो छोटा लफ्ज है, कोई बड़ा लफ्ज हो ना, ये उससे इसे ज्यादा। कहते हैं स्टैंडर्ड का भत्ता लेना जी, पता भी ना चले और काम भी हो जाए, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आप किसको ब्लेम करोगे, किसको पकड़ोगे? ये होता है होंडा राज। नई फिल्म रिलीज होने वाली है, होंडा राज। चलिए सर, आप बात 70% कीजिए। ये शहर 70% रेवेन्यू देता है। 70% कराची रेवेन्यू देता है जी। कराची लेकिन सुतेलों वाला हुकूमत सिंध को, सूबाई हुकूमत को 90% देता है यानी टैक्स। आप यहाँ पर हम कहते हैं सौतेली माँ से ही बदतर सलूक है। ओए ओए। आप ये देखिए कि इस वक्त भी हमारा टैरिफ जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर 35 रुपए किया। जब यहाँ पे हाफिज नईम साहब ने धरना दिया IPPs के ख़िलाफ़, तो उसके बाद जो कमी हुई है, सिर्फ मेरा ख्याल है इन्होंने 14 कंपनियों को IPPs को पाबंद किया और उनके टैरिफ को रिड्यूस किया है। तो उसकी वजह से हमको रिलीफ मिला है कि 7 रुपये 41 पैसे का ऐलान हुआ था। लेकिन इस वक्त भी कराची के लोगों से और ताजरों से 35 रुपये के बजाय 40 रुपये फी यूनिट से चार्ज हो रहा है। पूरे मुल्क में 35 रुपये। ये क्यों भाई? इसलिए कि हम ज़्यादा टैक्स देते हैं। अगर आप टैक्स देते, अगर हम बिल देते हैं तो आपसे जो बिल नहीं देते उनका पैसा भी वसूल किया जाएगा। तो ये जुल्म का निज़ाम है और इसमें पूरी सरपरस्ती है हुक्मरानों की और सरकारी पार्टियों की। आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक को इन्होंने 2 अरब 75 करोड़ रुपए सब्सिडी दी है। अच्छा। जी, एक प्राइवेट इदारे को ये सब्सिडी देने की क्या वजह है? आप क्यों उसको सरप्राइज? वो तो एक तरफ लूट मार कर रहे हैं, ये सब्सिडी तो आवाम को मिलना चाहिए। इस चीज़ को मैं ऐड करेंगे। एक तो जो आपने हाफिज नईम साहब का नाम लिया, तो धरने तो वो बहुत देते हैं, लेकिन एंड जो है उसका मैंने कभी भी कुछ बेटर नहीं देखा। ये एक बड़ी मैं चाहती हूँ कि अगर मतलब इज़ द बिगेस्ट नेम, एक बंदे की मैं आपको अतीक सब ज़रा इजाज़त आपकी भी और ज़रा सर आपकी भी, आपने के इलेक्ट्रिक, क्योंकि इनके अंदर का एक गुबार है, एक गुस्सा है, एक मतलब एग्जॉस्ट होके बात कर रहे हैं, बहुत एक तकलीफ है मुझे। एक बड़ी प्यारी सी बात, एक बंदे ने कहा कि मुझे जो है, मुझे किसी ने एडवाइस की सोलर सिस्टम लगा दो। कितना खर्चा है? 4 लाख 5 लाख। उसने कहा 4 लाख 5 लाख। फिर उसने कहा कि जनरेटर ले आओ, तो उसने कहा जनरेटर इतने का बड़ा जनरेटर ले आऊँ, इतना KV का ले आऊँ, इसमें इतना जो है डीजल डलेगा, जो वटेवर, एक बड़ा जनरेटर, इतने घंटे इतना AC ये चलेगा, इसमें फ्रिज नहीं चलेगा। अच्छा ये होगा सब सिस्टम। अच्छा UPS ले आऊँ। ये तीनों चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हमें इंट्रोड्यूस करवाई गई। पहले हमारे पास जनरेटर आया, फिर हमारे पास UPS आया, फिर हमारे पास सोलर सिस्टम आया। हम के इलेक्ट्रिक को सही नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर एक और चीज़ मुसल्लत करेंगे। 3 चीज़ों का एस्टिमेट लगा के उसने कहा मेरा एक अक्लमंदाना डिसीजन ये है, माजरत के साथ मैं अपने बेटे को के इलेक्ट्रिक में जॉब ना करवा दूं। ये डिसीजन उसने लिया कि मेरे पास इतना यूनिट फ्री आ जाएगा, यानी कि बिजली फ्री हो जाएगी मेरे लिए, मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है। मेरी बात क्या समझ आई आपको अतीक साहब? इसमें कोई शक नहीं है कि लोग के इलेक्ट्रिक की सर्विसेज को उसके भारी बिलों की वजह से समझते हैं कि उनके गले में एक तौक है जी, कि इलेक्ट्रिक को हर शख्स एक अजियत के तौर पे पहचानने लगा है। बिल्कुल। और सोलर एक निजात की शक्ल नजर आई थी लोगों को। महंगा है, फिर भी लोगों ने BCयाँ डाल के और कर्जे लेकर जी प्लेटें लगाई अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक।
उसमें भी नेट मीटिंग। अब आप देखें कोई भी हुकूमत, ज़िम्मेदार हुकूमत, जो देखती कि अवाम किसी इदारे की सर्विसेज से परेशान है तो मुतबादिल सहूलतों पर उसके लेकर आती है, अवाम को फराहम करती है। अब फिक्र ये है कि जो सोलर की मजमूई जो नेट मीटरिंग की दरख्वास्तें हैं मुल्क भर में, वो IPPs की जो पैदावार है बिजली की उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ये तो घर पर चले जाएंगे। अब हुकूमत को फिक्र है कि इन्हें भी जिंदा रखना है, क्योंकि उनसे मुफादात वाबस्ता हैं, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। और अवाम के लिए कोई ऐसी रूह और रियायत अगर कहीं नज़र आ रही है तो उसके लिए वो दर्द नहीं है। बिल्कुल ऐसे। देखिए एक नुक्ता समझ लीजिए, दुनिया में जो ज़िम्मेदार हुकूमतें हैं वो ये सर्विसेज जैसे बिजली है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, गैस है, ये सर्विसेज खिदमात में आती हैं, ये कमर्शियल में नहीं आती। जब आप किसी इदारे को कमर्शियल बेस पर ये खिदमात सौंप देते हो जी, तो वो फिर आवाम के लिए वबाली जान बन जाता है। आज यही है, वो के इलेक्ट्रिक के जो भी ज़िम्मेदारान हैं वो कमाई के लिए मुल्क में आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए नहीं। उनकी बला से कि लोग अंधेरों में गर्म मौसम में सुलगते रहें, अंधेरों में जागते रहें, उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्हें अपने पैसे लेने हैं और वो हलक में हाथ डाल के लेने हैं। अच्छा एक चीज़ है, अब मुझे इसके ऊपर भी थोड़ा मैं कहूँगी रोशनी डालें। KPK में आप किसी भी शहर में चले जाएं, किसी भी इलाके में मैं कहती हूँ इतना वीरान पहाड़ पे कहीं एक आध घर, उसके बावजूद वहाँ एक रोशनी का बल्ब मौजूद है, यानी कि वहाँ पर भी रोशनी मौजूद है कि वहाँ। और उस जगह पर मैंने देखा पूरे KPK इस्लामाबाद सब जगह विजिट किया मैंने, लेकिन वहाँ पर ना गैस जाती है ना बिजली जाती है, ना गंदगी है ना पानी का प्रॉब्लम है। आप उसके बाद लाहौर में आ जाएं तो लाहौर को भी बहुत अच्छा, पंजाब को बहुत अच्छा करते जा रहे हैं और वो पहले से ही बहुत अच्छा उन्होंने किया है मजीद। तो कराची इतना रेवेन्यू जनरेट करता है, लोड तो शेडिंग क्यों ऐसा? पूरे पंजाब में यहाँ की तरह ही है, लोड शेडिंग का अफरीत वहाँ पर भी है। नहीं, लोड शेडिंग क्योंकि के अलावा बिजली जो कुछ थोड़ा और महंगी है, क्लियर कर रहा है उन्होंने, सफाई का बहुत अच्छा बिजली निजाम की है कीमत है कि इलेक्ट्रिक की चूँकि ज़्यादा है, जी बड़ा शहर है जी। और कि इलेक्ट्रिक के जुल्मों सितम भी ज़्यादा है, कि इलेक्ट्रिक के पीछे एक भारी हाथ है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो थानेदार अगर चोर का सरप्रस्त बनेगा ओह तो चोर ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। इसी तरह इसके पीछे जो अफरीत है, जो माफियाज हैं, जो इस मुल्क को लूट के खा गए, जी। जो सरकार की सफ़ों में बैठे हैं, वो जब के इलेक्ट्रिक के बेनिफिशरीज बनते हैं जी जी। तो फिर के इलेक्ट्रिक को क्या ज़रूरत है? वो तो ज़्यादा शफाकियत के साथ वो बिल तैयार करती है आवाम के ऊपर। आप देखिए जिसका बिल किसी भी सबब से ज़्यादा आ गया, जी। मुझे कोई बताइए कि इलेक्ट्रिक की कौन सी विंडो है जहाँ उसे इंसाफ मिल जाए। बहुत दर्द महसूस करेंगे तो किस्तें कर देंगे, कम नहीं होता। आप जाए ना जाकर बिलों कभी कोई में करें तो खुदकुशी बहुत करता है। मुश्किल है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल की वजह से कोई खुदकुशी करता है। अभी जो आपको खुदकुशियां कम नजर आ रही हैं उसके पीछे वही है कि फिर तंग आमद बजंग आमद। लोगों ने कहा ये जो हमारी नाइंसाफी हक तलफी बिलों में हो सर आप रही है, बार बार ये कह रहे हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, आप बार बार जो मेंशन करें कि एक माफिया है। जब दूध की रखवाली बिल्ली को दी जाए तो दूध तो वो पी ही जाएगी। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी। एक बार फिर खुश आमदेद, मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श। बात हम करें माशी तबाही की और बिजली की बमबारी की। एक जाहिर सी बात है
खुद सोचें अगर 40 रुपीज़ पर यूनिट हो, मुझे लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है डॉलर का और बिजली के नर्ख का, कि यहाँ से ये बढ़ रहा, वहाँ से वहाँ बढ़ रहा, पता ही नहीं चल रहा। अच्छा ज़रा बात है, हमारे पास एक सिस्टम राइज नहीं है। जिसका दिल कर रहा है दूध की कीमत बढ़ा रहा है, जिसका दिल कर रहा है ये कर रहा है, मुर्गी की कीमत अगले दिन जाओ तो वो बढ़ी हुई होती है। तो हमारे पास जो माशी तबाही, एक ऐसी तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं जो हम ज़हनी तौर पर पसमानदा हो गए। हम आगे हम बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों में उलझा दिए। अभी तक मैं जितनी गुफ्तगू हम बिजली की टेंशन से नहीं निकल पा रहे। हमें सब क्या कहेंगे, हमारी आगे वाली एक स्मॉल ट्रेडर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, बड़े बिजनेसमैन भी छोटे बिजनेसमैन के या छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन में होते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्या समझते हैं हमारे पास, चलिए सब्स्टिट्यूट क्या है आपके पास, ये बताइए। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि असल चीज़ जो है वो इंसाफ है। ठीक है, जस्टिस मुझे नहीं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन जो बरसर-ए-इक़्तिदार पार्टियां, इन दोनों ने कहा था कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। ओ हाँ, ठीक है, ये आपको मैंने याद सुना, होगा। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन अब हाल ये है कि जी वो 300 से 200 पे आया, और 200 का जो तमाशा है वो मैं आपको बताऊं तो आपको हंसी आएगी। उनका आप अगर 200 यूनिट तक हैं तो आप प्रोटेक्टर सार्फिन में आ जाएंगे, अच्छा, और 200 रुपए से अगर 200 यूनिट से 1 यूनिट आगे हुआ तो आप उससे निकल जाएंगे, तो 6 महीने तक उस पर नहीं आएंगे। अच्छा, और उसका आपको जुर्माना क्या देना पड़ेगा, ये मैं अपने अच्छा, मैं भी भुगत चुकी हूँ ना जुर्माना, बताएं मुझे। 200 यूनिट के ऊपर जो बिल आया था मेरा, वो आया था 3,900 रुपये। ओके, और अभी इन्होंने 201 यूनिट किया है, और मैं उन बिलों को पलट रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई इन्होंने कोई डेट तब्दील कर देते हैं। अच्छा, यानी 2 दिन बाद करेंगे ताकि यूनिट बढ़ जाए। तो वो उन्होंने 201 यूनिट कर दिया और मेरा बिल आया 8,900। यानी 1 यूनिट का मैंने जो जुर्माना भरा है वो 4,000 से ज़्यादा का भरा। ये इंसाफ है? ये क्या इंसाफ ये है? टेक्निकल चोरी है। जी, अच्छा, ये के टेक्निकल। इलेक्ट्रिक के जो लोग हैं, जो मीटर रीडर्स हैं, जी, जी। ये टेक्निकल चोरी है। टेक्निकल चोरी। वो एडवांस रीडिंग करते हैं। यानी अभी आप उस टैरिफ पे नहीं आए, वो जो अगले 6 महीने तक ये फरमा रहे हैं, वो अभी वहाँ पहुँचे नहीं है। वो उसे बढ़ा के लिखेगा सही, और उसके बाद वो टैरिफ चेंज हो जी, हमें सब कुछ जी। दूसरी बात ये है कि के इलेक्ट्रिक ने जो मुआहदा किया था उसमें ये था कि अगर हमें मुनाफा होगा तो हम अपने मुनाफे में सार्फिन को शरीक करेंगे जी। तो इस वक्त जो है, और वो क्लॉबैक का नाम दिया था, क्लॉबैक जो है हम उसका जो रिलीफ है वो आवाम को देंगे। इस वक्त 58 अरब रुपए क्लॉबैक के इलेक्ट्रिक की तरफ हैं और वो सार्फिन को मुंतकिल नहीं कर रहे, यानी वो भी एक तरह की लूट मार है। इसी तरह के इलेक्ट्रिक जो है कई करोड़ रुपए की मकरूज है सुई गैस की, यानी वो अलग, यानी कि एक तरह की क्राइम है। अब जब आप अगर एक कौमी इदारे को पैसे नहीं देंगे तो वो भी बैंकरप्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो एक तो ये जुल्म है। दूसरी बात मैं आऊँगा कि कराची की मैंने बात की थी कि कराची जो है 70% रेवेन्यू देता है। मैं कराची की सड़कों की बात करना चाहता हूँ, कराची की सफाई की बात करना चाहता हूँ। देखिए, इस वक्त जो सड़कों का हाल है वो खंडर बना हुआ है कराची। जो मंसूबे शुरू हुए हैं, मैं ये कराची यूनिवर्सिटी रोड के मंसूबा है जो सड़क बन रही है, वो 2 साल में मुकम्मल होनी थी, मगर अब 4.5 साल हो गए हैं और रोज़ एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे। मैं तो वहाँ से रोज़ गुजरता हूँ। और यूनिवर्सिटी रोड जो एक ऐसी शाहराह थी कि जिसके ऊपर जहाँ से भी अगर जाम होता था तो वहाँ से निकल जाता था आदमी, अपने घर पहुँच जाता था, मगर उसका बुरा हाल है। MA जिन्ना रोड का बुरा हाल है। एक बहुत बड़ा एक मतलब इदारा है एजुकेशन का, बच्चे रोज स्टूडेंट जी हाँ, जाते हैं, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी है। तो इसी तरह जो सड़कों का हाल है, जो साइड एरिया की सड़कें हैं खंडर बनी हुई हैं। और आप ये देखें ना, आपने तो अभी जो आप टैक्स ले रहे थे हमसे शहरियों से, वो तो ले ही रहे थे, आपने बिजली के बिल पे लगा दिया 400। सर, ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये सवाल है मेरा। अतीक साहब, आप कहाँ लेके जा रहे हैं पैसा? सर, अतीक साहब सुनिए, ये क्या कह दिया? तो मेरे साथ सर, ही ये बता सकते सारे हैं। टैक्स जो हम दे रहे हैं आवाम, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस ये सवाल का पैसा जवाब- सैर तफरी पे जा रहा है। अच्छा, 4 मुल्कों के दौरे एक साथ होंगे, अच्छा। काबीना की तनख्वाहें 9 गुना बढ़ जाएंगी, अतीक मीर साहब का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। सहूलतें इसीलिए तो मैंने इनको तंजिया का है, मैंने इनको तंजिया सहूलतें का आप देखें, उनकी मुराद देखें, उन्हें मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, जी। रिहाइश उनको दस्तयाब। तो हर तरह की जब उनको ज़िंदगी की सहूलतें हासिल हैं
और वो भी बिन मुंतखब हुए। एक फॉर्म 47 पकड़ा दिया, आप जन्नती हो गए। तो अब क्या उनको क्या फिक्र है? सर ये बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमारे पर टाइम यहाँ ख़त्म हो गया, 4 मिनट रह गए। जाते जाते दोनों से एक मैसेज लेते हैं। इस सेगमेंट को हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं और फिर बात करेंगे ऑफ कोर्स कि हमारे टैक्स का पैसा अब हमारे पास कौन सा ऐसी अदालत का दरवाज़ा हो ताकि हम नॉक करें तो हमारे पास एक सिस्टम, जजमेंट, चीज़, ये पैसा लग कहाँ रहा है। हमसे टैक्स का पैसा हर मद में लिया जा रहा है, बिजली की मद में, गैस की मद में, हर पेट्रोल की मद में, कहीं आपने छोड़ा नहीं। मोबाइल का अगर हम बैलेंस डलवाते हैं उसकी मद में, तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, लग कहाँ रहा है। हमारी हेल्थ पे लग रहा है, रोड पे लग रहा है, पार्क पे लग रहा है। ये सब चीज़ें जो मैंने कही वो हमें मिल नहीं रही हैं। लेट्स सी, मैं अतीक सबसे पहले ये कैमरा आपका है, जाते जाते ज़रा बात कर लीजिएगा। मैसेज जी, देखिए, मैं हुकूमत वक्त से जी अपील करता हूँ कि कराची को की दुश्वारियों को, मसाइल को, मुश्किलात को दूर करें। अगर आप चाहते हैं कि नए बजट में आपको जो अहदाफ टैक्सों के हैं वो मुकम्मल हों, वो पूरे हो सकें, वसूली हो सके, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर, कराची में इलेक्ट्रिसिटी और दीगर मामलात को, पानी, ट्रैफिक, ये सब इस पर तवज्जो दीजिए। मैं आर्मी चीफ साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर मुल्क को बचाना है तो कराची को बचा लीजिए। अरे मुल्क को बचाना है तो कराची को बचा लीजिएगा। मैं लास्ट मैसेज महमूद आमिद साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ। सर ये कैमरा है, आप हुकूमत वक्त से क्या सवाल करना चाहते हैं? देखिए, मेरा हुकूमत के वक्त से ये मुतालबा है कि खुदारा इंसाफ को कायम करें और ये दोहरा म्यार जो है इस मुल्क के अंदर, ये जुल्म है, इसको ख़त्म करें। मैं आपको बताऊं कि एक साबिक मिनिस्टर है हिना रब्बानी खर, उनका बिल आया टेक्सटाइल में इनका 7 करोड़ रुपए का। वो फिर जब सख्ती हुई तो उन्होंने किस्त करने के लिए गई तो उनका 7,000 रुपये महीना किस्त हो गई। गोया ये 50-80 साल के अंदर ये अदा होगा। लेकिन एक गरीब आदमी अगर उसका बिल आता है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए भी लोग पहुंच जाते हैं, उसकी बिजली भी काट देते हैं, उसका जीना भी मुश्किल कर देते हैं। तो खुदारा इंसाफ के कायम करें और छोटे और बड़े और पहुंच वाले के और गरीब आदमी के दरमियान जो है ये तफरीक ख़त्म हो, इंसाफ हो, हर एक के साथ हो। बेहतरीन। मैं अतीक मिर्ज़ा साहब, आपका मेरे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आपका शुक्र करती हूँ। हामिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया देती हूँ, आपने मेरे अपना कीमती वक्त दिया हमें। नाज़रीन, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी, दोनों मेहमान ग्रामी के हमारे साथ ज्वाइन किया और ये अपने नामवर, अपनी माशाल्लाह बिज़नेस कम्युनिटी में एक इनका बहुत बड़ा नाम है दोनों का, और बड़े भरपूर अंदाज से अपनी तमाम बिज़नेस कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। बात ये नहीं है, बात हम यहाँ पर करने का मकसद हरगिज़ हम किसी की दिल आज़ारी के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आती, अगर हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम किससे कहेंगे? मुझे बताएं कि अगर किसी का बिजली का बिल, उसके साथ ज़्यादती होती है, तमाम एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं, पुरसाने हाल कोई नहीं है, कौन सा दरवाज़ा है, कौन सी जस्टिस है, कौन सा इंसाफ है? अदल इंसाफ अज़ल से चला आ रहा है। जहाँ पर अदल इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर हम बहुत सारे मामलात ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। सिस्टम बनाए जाते हैं, निज़ाम बनाए जाते हैं, निज़ाम को फॉलो करने वाले भी होने चाहिए। एक रॉन्ग टर्न करने वाले को फ़ौरन पकड़ लिया जाता है, उससे वसूली भी कर ली जाती है। आप आवाम से तो वसूली कर लेते हैं, आवाम के लिए भी तो बताएं वो आपके गिरबान को कैसे पकड़े, कैसे पूछे आपसे कि इस टैक्स के पैसे से आपने क्या किया। आवाम को कैसे हक बनेगा जिन्होंने आपको मुंतखब करके किसी मकाम तक आपको सीट मिली, तो वो कैसे आपसे पूछे, वो किस दरवाजे पे जाए? इसका मैं आपसे सवाल का जवाब ज़रूर लेना चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कुछ 2 मिनट रखिएगा, फिर मिलेंगे बढ़ते सूरज की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।